प्राचीन भारत का हम वीडियो 3-4 वीडियो में आपको पूरी तरह का समाहित करने का प्रयास किए हैं। ये प्राचीन भारत का सबसे नंबर 1 वीडियो होने वाला है। जितना भी फैक्ट प्राचीन भारत का एक्स्ट्रा पॉइंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन सभी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। जितना भी टॉपिक प्राचीन भारत से हो सकता है हम सारे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन के माध्यम से भी है, कुछ टॉपिक के माध्यम से अलग अलग प्रकार का आपको दी गई है। प्राचीन भारत का क्वेश्चन भी हम अलग वीडियो में करा दिए हैं, आप पूरी तरीके से प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। भारत में मानव ने सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में मानव का साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी में। विश्व लेवल पे बात करेंगे तो जीवन का विकास अफ्रीका महादेश से होता है, लेकिन भारत में मानव का साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी में। नर्मदा नदी पूरी तरीके से गुजरात की जीवन रेखा के बारे में कहा जाता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटेकर से है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला था? सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। हाँ, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? दमदमा नामक स्थान से मिला है। एक ही व्यक्ति को 3 जगह पे डाल दीजिएगा तो दम घुट के मृत्यु हो जाएगा। तो दमदमा नामक स्थान पे एक ही कब्र में 3 व्यक्ति का कंकाल मिला है। गर्त आवास यानी गड्ढा घर, आवास का मतलब घर, गर्त का मतलब गड्ढा घर कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो गर्त आवास का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में स्थित है। गड्ढा में घर बना के लोग रहा करता था बुर्जहोम में। मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य इससे क्या पता चलता है? कुत्ता उसका प्रिय हुआ करता होगा। कुत्ता मानव का सबसे पहला पालतू पशु था और इतना प्रिय था कि पूरी तरह से उसको दफनाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन का मतलब काले रंग की चूड़िया होता है और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन अवस्थित है, राजस्थान में स्थित है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगन और लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन और लोथल से मिला है। लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर किसको कहा जाता है? लोथल को। और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। युगल समाधि यानी कि युग्म समाधि, 2 व्यक्ति के समाधि एक साथ कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन और लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य और युगल समाधि का साक्ष्य कालीबंगन और लोथल दोनों से प्राप्त हुआ है। नक्शादारी ईंट का प्रयोग यानी कि डिजाइन किया हुआ ईंट का प्रयोग कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से ही मिला है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, कांसा धातु का खोज सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था। कांसा धातु तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। शव को दफनाने की प्रथा कहाँ थी? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता में शव को जलाने की प्रथा थी भी और दफनाने की प्रथा थी। तो हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी। इसी हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़े थे। R37 नामक कब्र, R37 नामक जो कब्र था पूरी तरीके से कहाँ मिला था? हड़प्पा नामक स्थान पे प्राप्त हुआ था। तो कब्र का साक्ष्य, दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से? हड़प्पा नामक स्थान से मिला है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पे किया गया था 1921 में। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हड़प्पा नामक स्थल पे राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे अवस्थित है। रावी का पुराना नाम पोरुशनी है, इस बात को याद रख लीजिएगा। शव को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा और हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रथा। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। उनको आद्य शिव का उपाधि भी दिया गया। 3 मुख वाला देवता पूरी तरीके से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी से द्वारा निर्मित हल, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से। बनावली पूरी तरीके से हरियाणा में स्थित है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल की साक्ष्य कहाँ से मिला? बनावली से मिला। उन्नत जल प्रबंधन यानी कि जल संरक्षण के लिए जो व्यवस्था था धौलावीरा में है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल धौलावीरा जिसको वर्तमान में यूनेस्को में शामिल किया। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि वहाँ का जल प्रबंधन का व्यवस्था बड़ा ही बेहतर तरीके से था। जल को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करने की व्यवस्था थी।
शैलकृत स्थापत्य कला का प्राचीनतम प्रमाण। शैलकृत का मतलब पत्थर पे कोई कृति बनाने की परंपरा। शैल का मतलब पत्थर और कृत का मतलब कृत यानी छोटा छोटा कुछ आकृति बनाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? धौलावीरा नामक स्थान से शुरू हुई थी। वैसा हड़प्पा सब जो 3 भागों में बटा था। हड़प्पा का जो स्थल था ना 2 भागों में बटा था, यानी कि एक भाग ऊंचा और दूसरा भाग थोड़ा सा नीचे। ऊंचे वाले भाग में व्यापारी वर्ग रहा करता था और निचले भाग में आम लोग रहता था। लेकिन धौलावीरा नामक स्थान 3 भागों में बटा था, यानी कि जो समाज था ना 1, 2 और पूरी तरीके से 3 क्षेत्रों में बटा था। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग प्रकार का निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का और क्षेत्र 2 भागों में था, लेकिन धौलावीरा नामक स्थान पूरी तरीके से 3 क्षेत्रों में विभक्त हुआ करता था। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है और कृषि करने की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, आग लगा और पूरा जल गया। और नया पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, चर्चा किए थे कि आग लगा और कहीं पे पूरा जल गया, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का नाम क्या था? जौ। जौ को ही यौ कहा जाता है, लेकिन मानव के द्वारा सबसे पहला अनाज क्या हुआ करता था? जौ हुआ करता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु का क्या नाम था? तांबा था। यानी सबसे पहले मानव तांबा धातु का प्रयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा धातु मिल चुका था। कांसा धातु तांबा और टीन का मिश्रण होता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का 2 गो बंदरगाह कहाँ था? लोथल और सुतगोत्ता नामक स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। एक चीज़ और याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर का दरवाजा हम लोग रोड है अपना, मेन रोड के पीछे सड़क दरवाजा खुलता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी घर का दरवाजा था मुख्य सड़क की तरफ न खुल के घर के पिछुआरे की तरफ खुलता था, मेन रोड के पिछुआरे की तरफ खुलता था। लेकिन लोथल के घर का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। इन लोथल का ये घर है तो लोथल के घर का दरवाजा मेन सड़क की तरफ खुलता था और सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी घर था उसका दरवाजा पिछुआरे की तरफ खुलता था। आगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संयुक्त राजधानी किसने कहा था? पिगट नामक एक इतिहासकार थे और वही इतिहासकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में बात किए हैं। अब देखिए ये टॉपिक पूरी तरीक़े से चर्चा करते हैं। ये टॉपिक है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। दर्शन के बारे में हम बात किए थे कि सबसे प्राचीनतम दर्शन के रूप में हम लोग सांख्य दर्शन को याद रखे थे। दर्शन का संबंध उपनिषद से, उपनिषद का संबंध दर्शन से। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था दारासिको। दारासिको शाहजहाँ के बेटा था। सिर-ए-अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि। इसी सांख्य दर्शन का शिक्षा महात्मा बुद्ध के द्वारा अलार कलाम नामक ऋषि से लिया गया था वैशाली में। चरवाक दर्शन के संस्थापक चार्वाक, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कनाद। महर्षि कनाद ही बताए थे कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में सबसे छोटा से छोटा कण से मिलकर बना है, उसी को बाद में परमाणु के रूप में कंसीडर किया गया। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा के रचयिता प्रवर्तक बदरायन। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, चरवाक दर्शन चरवाक ऋषि, वैशेषिक कनाद और पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायन। मीमांसा का मतलब होता है जानने की इच्छा, यानी कि आपके भीतर भी जब हम वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके भीतर भी हर दिन क्यूरियोसिटी लग रहा हो कि हम कुछ न कुछ सीखें, जानने की इच्छा प्रवृत्ति जागृत होती होगी और जानने की इच्छा को ही कहा जाता है मीमांसा। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ जानने की इच्छा होती है। विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक। आजीवक जिस प्रकार से बौद्ध धर्म, जैन धर्म अलग अलग संप्रदाय के बारे में हम चर्चा की थी भक्ति परंपरा में, उसी प्रकार से आजीवक भी संप्रदाय हुआ करता था। आजीवक संप्रदाय का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। अखंड भारत का निर्माण किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से था। जिस प्रकार से बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, उसी प्रकार से आजीवक भी एक प्रकार का संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल, मक्खली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय बेटलीपुत्र। भौतिकवादी के संस्थापक पुकद कच्चानय और घोर अक्रियवादी के संस्थापक पूरन कश्यप।
घोर अक्रियवादी के संस्थापक पूरन कश्यप, भौतिकवादी के संस्थापक पकूद कच्चायन और अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय बेठलीपुत्र और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र घोषाल। आप देखिए ऋग्वेद के बारे में, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋचा को जो पढ़ते हैं उनको होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का जो लिखा गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र के द्वारा किया गया। इस वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल में देवता सोम को समर्पित है। इस वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वेद में इंद्र के लिए 250, यानी इस ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए 250 शब्द और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का पूरी तरीके से रचना किया गया। यानी कि 250 बार 250 श्लोक में भगवान इंद्र के बारे में चर्चा है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं में चर्चा है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का चर्चा ऋग्वेद में ही सबसे पहले मिलता है। ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा जाता है। अधन्या का मतलब न मारने योग्य के रूप में हम लोग याद रखेंगे। यजुर्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को कहा जाता है अधर्यु। यजुर्वेद में क्या लिखा है? तो यजुर्वेद में यज्ञ का नियम और विधि विधान के बारे में संकल्पना है। हम चर्चा किए थे कि ऋग्वेद में जो मंत्र का उच्चारण होता है, मंत्र के बारे में लिखा गया है। यजुर्वेद में यज्ञशाला कैसे बनाना है, हवन कुंड की आकृति क्या होनी चाहिए, यानी यज्ञ के नियम और विधि विधान है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख पूरी तरीके से मिलता है। यजुर्वेद में गद और पद दोनों हैं। सामवेद पढ़ने वाले को कहा जाता है उद्राती। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। जादू, टोना, भूत प्रेत सबके बारे में चर्चा होता है और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कही गई। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या 108 है। वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग नामक पुस्तक लिखा गया। वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया और वेदांग थोड़ा उससे आसान भाषा में वेदांग के रूप में लिखी गई। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। वेद 4 है, पुराण 18 है और उपनिषद की संख्या 108 है। अब बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश देवरिया जिले में हो गया था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनको 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के उपरांत 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गु नदी पूरी तरीके से बोध गया में स्थित है। 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ बनारस में स्थित है। सारनाथ को ऋषि पत्तनम के रूप में याद रखा जाता है और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। बुद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। नहीं, भगवान बुद्ध में यानी बौद्ध धर्म में आत्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जैन धर्म आत्मा को मानता है लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक नामक पुस्तक में मिलती है। जातक पुस्तक का संबंध बौद्ध धर्म से और जातक नामक पुस्तक में पुनर्जन्म भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में चर्चा होता है। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले का उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र 15 साल होना चाहिए ताकि बौद्ध धर्म में पूरी शामिल हो जाए। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित की। आम्रपाली एक गणिका हुआ करती थी। गणिका का मतलब वेश्या होता है। गणिका को पूरी तरीके से बौद्ध धर्म में शामिल किए और सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किए। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, प्रकाशपुंज कहा जाता है। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज से संबोधित किया था। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बार बौद्ध संगति का आयोजन होता है। पहला बौद्ध संगति 483 में राजगीर में महाकश्यप अध्यक्ष होता है। राजा कौन होता है? अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगति 383 में 100 साल के बाद वैशाली में सावाकामी उसका अध्यक्ष होता है। कालाशोक के शासनकाल में ये संपन्न होता है। तीसरा बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा यानी पटना में मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया जाता है अध्यक्षता में, और अशोक वहाँ का शासक राजा होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्रा अध्यक्ष होता है, कनिष्क के शासनकाल में होता है।
राजा याद रख लीजिएगा, अजातशत्रु सबसे पहला राजा, तब कालाशोक, तब अशोक और तब कनिष्क। स्थान थोड़ा सा ध्यान रखना है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम गुरु का नाम था ऋषभदेव। जैन धर्म में 24 गुरु हुआ करते थे। 24 गुरु में सबका नाम याद नहीं रखना है, कुछ का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव नामक व्यक्ति हुआ करते थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर था और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर ही हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुड़ग्राम वैशाली में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में कुड़ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी जो कि नालंदा जिला में हुआ था, राजगीर के आसपास में 468 ईस्वी पूर्व में। भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा। यानी महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में घर से निकले, 6 साल तपस्या किए और ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान के रूप में बन गए। लेकिन महावीर 30 साल की उम्र में भगवान बुद्ध किसी से पूछे नहीं थे, पत्नी और बेटा सोया था और घर से निकल गए। लेकिन महावीर क्या किए, अपने पिता और माता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन से आज्ञा लिए कि बोले कि अब हम संन्यास जीवन चाहते हैं, तो संन्यास जीवन में पूरी तरीके से अपने आप को लेके चले गए। तो 12 साल तपस्या की और तपस्या करने के बाद रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। 30 साल की उम्र में घर से निकले थे। घर से निकले तो अपने बड़े भाई से पूछे थे। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन हुआ करता था और 12 साल तपस्या किए, ज्ञान प्राप्त हुआ 42 साल की उम्र में। महात्मा बुद्ध 6 साल में तपस्या किए और महावीर 12 साल में तपस्या किए। महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटे थे, यानी कि 11 टाइप में 11 गंधर्वों में बांट दिए थे। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास रखते हैं। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास रखते हैं। स्यादवाद और अनेकांतवाद बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसलिए हम वहाँ पे टिक भी किए हैं पेंसिल से। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुनी का क्या नाम था, चंपा नामक व्यक्ति हुआ करता था। महावीर के प्रथम अनुयायी का नाम उनका दामाद जामिल हुआ करता था। महावीर के बेटी का नाम था अनुजया प्रियदर्शी और अनुजया प्रियदर्शी का पति का नाम था जामिल और भगवान बुद्ध के शरण में आने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम अनुयायी जामिल हुआ करता था। बौद्ध धर्म में 4 को संगति हुआ था, उसी प्रकार से जैन धर्म में 2 बार संगति हुआ। 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा के जो अध्यक्ष था स्थूलभद्र था। और द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में वल्लभी जो कि गुजरात में है, क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में किया गया था। जैन धर्म 2 भागों में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन साधु को श्वेतांबर कहा जाता है। नग्न अवस्था में रहने वाले को दिगंबर कहा जाता है। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र वाले को स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के जितने भी अनुयायी थे उनको श्वेतांबर कहा गया। और दिगंबर नाम के एक साधु आएंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिगंबर नाम के जो साधु आएंगे तो दिगंबर के जितने भी अनुयायी होंगे उनको नग्न अवस्था में रहेंगे और उनके संस्थापक हुआ करते थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के अनुयायी को दिगंबर कहा गया, ये नग्न अवस्था में रहते हैं। और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनको श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन साधु को कहा जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग को मगध में मिला लिया। अंग पूरी तरीक़ा से अंग एक महाजनपद हुआ करता था। महाजनपद की संख्या 16 हुआ करती थी। महाजनपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। अंग का संबंध भागलपुर से था। अंग की राजधानी चंपा थी और भागलपुर वाला क्षेत्र हुआ करता था। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का सबसे पहला राजा था। तो बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति अंग का राजा था और उसको हराकर बिंबिसार अंग को मगध में मिला लिया। मगध सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक हुआ करता था। इसने मगध की राजधानी राजगृह बनाई। यानी हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था, बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। भगवान बुद्ध ने की सेवा में राजवैद्य जीवक भेजा था। यानी कि बिंबिसार के शासनकाल में भगवान बुद्ध ही भी काम करते थे और उसी के पीरियड में भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था और भगवान बुद्ध की सेवा में जीवक नामक एक राजवैद्य को भेजा था। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु इसकी हत्या करके राजा बन जाता है। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पे शासन किया। अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदयन।
उदयन ही पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। पाटलिग्राम और पाटलिपुत्रा जो पटना है वर्तमान में, उसका स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन का संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश मगध का सबसे पहला राजवंश था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार नामक व्यक्ति हुआ करता था और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। सब अपने बाप को मार के और वहाँ पे शासन संभालता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा स्थापित की। राजधानी परिवर्तन होता रहता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला राजा था, तो बिंबिसार का संबंध बौद्ध धर्म से, और बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक राजवैद्य रहता था। उस राजवैद्य को भगवान बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था और अजातशत्रु पहले जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। शिशुनाग नामक व्यक्ति का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। ये सारा कहानी पूरी तरीके से मगध यानी पटना का ही ये सारा प्राचीन भारत का कहानी है। तो नंद वंश का अंतिम राजा का नाम धनानंद हुआ करता था और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य ही अखंड भारत का ही निर्माण करते हैं। महाजनपद के बारे में चर्चा है। जिस प्रकार से वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से इतिहास में महाजनपद हुआ करता था। एक शब्द है जनपद। जन का मतलब लोग, लोग जहाँ पे पद स्थापित किए, लोग जहाँ पे रहने लोग को जनपद कहा गया। और जनपद ही को बहुत सारा जनपद मिला के क्या बना, महाजनपद बना। जिससे बहुत सारा गांव मिला के पंचायत बनता है, बहुत सारा पंचायत मिला के प्रखंड बनता है, बहुत सारा प्रखंड मिला के अनुमंडल बनता है और बहुत सारा अनुमंडल मिला के जिला बनता है, बहुत सारा जिला बना के राज्य बनता है और बहुत सारा राज्य बना के देश बनता है। उसी प्रकार से बहुत सारे जनपद मिला के महाजनपद बना और महाजनपद की संख्या 16 हुआ करती थी। 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा है अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में। अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक है, उस पुस्तक में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा है। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज कहाँ है, पूरी तरीके से राजगीर में। अंग की राजधानी कहाँ पे है, तो अंग की राजधानी पूरी तरीके से चंपा है। बज्जी की राजधानी पूरी तरीके से वैशाली है। काशी की राजधानी है बनारस। वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक और अस्मक का पोटली। अस्मक दक्षिण भारत में स्थित है, ये बिहार दौरे का पूछा है। कौशल की राजधानी कहाँ पे है, श्रावस्ती। कौशल का राजधानी कहाँ पे है, पूरी तरीके से श्रावस्ती, याद रख लीजिएगा। अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती, यहीं पे भगवान बुद्ध का देहांत हुआ था। पंचाल का अहिक्षत्र और कंपिल्य। चेदी की राजधानी कहाँ पे, शक्तिमती। विराट मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा और गंधार का तक्षशिला। फिर से देख लीजिए, मगध की राजधानी कहाँ पे, गिरिब्रज। एक मिनट रुकिएगा, मगध का कहाँ पे, गिरिब्रज राजगीर। अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली, काशी का बनारस, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक, अस्मक का पोटली। अस्मक दक्षिण भारत में स्थित है। कौशल का श्रावस्ती, इसी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध सर्वाधिक प्रवचन किया करते थे। अवंती का उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। मल्ल का कुशावती उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंचाल का अहिक्षत्र और कंपिल्य, चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा और गंधार का तक्षशिला राजधानी हुआ करता था। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, मौर्य वंश के बारे में देख लीजिए। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। उस समय 4 प्रांत हुआ करता था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। जस्टिन एक इतिहासकार था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त और मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य हुआ करता था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य द्वारा एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा चाणक्य, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर यूनान का राजदूत था और उसको हराने का काम 305 ईस्वी पूर्व में किया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भी यूनान का था। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था।
इंडिका मेगास्थनीज नामक व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज जब आया था भारत में तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। भद्रबाहु जैन धर्म के दिगंबर परंपरा के जनक थे। दिगंबर परंपरा का मतलब जैन धर्म के जो नग्न अवस्था में रहने वाला साधु जिनको दिगंबर कहा जाता है, और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतंबर कहा जाता है। श्वेतंबर के संस्थापक श्वेतंबर के अनुयायी का नाम था अस्तुलभद्र। तो जैन धर्म के काम कर जैन धर्म में थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से था। इन्हें अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। मौर्य वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा जाता है। जैन धर्म का जो अलग अलग पुस्तक है बिंदुसार को सिंहसेन के रूप में जाना जाता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तारानाथ एक लेखक थे तिब्बत के लेखक हुआ करते तारानाथ। इनका एक पुस्तक था कुंगूर और तंगूर। तो तारानाथ कहाँ के विद्वान थे? तिब्बत के विद्वान थे। तिब्बत भी बौद्ध धर्म को मानता है। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार का बेटा का नाम था, 2 बेटा था। एक के बेटा का नाम था अशोक और दूसरे का नाम था सुसीम। तो अशोक बेहतर बेटा के रूप में उभरा और अशोक सम्राट बना, अशोक महान बना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। अशोक 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय अवंती मध्य प्रदेश में स्थित वहाँ का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। याद रख लीजिएगा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अभिलेख लिखने की परंपरा पूरी तरीके से अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अशोक को अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गए थे और अपने 20वें वर्ष पूरी तरीके से लुम्बिनी गए थे। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गए थे और 20वें वर्ष लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वहां गए थे। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में और कलिंग युद्ध के बाद ही पूरी तरीके से अशोक बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली हुआ करती थी। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कलिंग युद्ध के बाद अशोक सहिष्णु हो जाता है, एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करता है, बौद्ध धर्म धारण करता है। बौद्ध धर्म धारण करवाने वाला व्यक्ति का नाम है उपगुप्त। आगे देखिए, इनका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख है 7वां और सबसे छोटा अभिलेख को रोमिनदेई कहा जाता है। रोमिनदेई को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख का सबसे लंबा अभिलेख 7वें नंबर का अभिलेख है और सबसे छोटा अभिलेख का नाम है रोमिनदेई अभिलेख। रोमिनदेई अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में संख्या थी? 5। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या था 4 और अशोक के समय प्रांतों की संख्या हो गई 5। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया। शिला का मतलब पत्थर पर लेख लिखने की परंपरा की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था, जो सामान्यतः ब्राह्मणी, खरष्टी, ग्रीक और आर्मेयिक अलग अलग लिपि में लिखा करता था। अशोक ने पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा, पशु को मारना नहीं है, पूरी तरीके से एकदम सहिष्णु विचारधारा का व्यक्ति होगा, मार काट छोड़ दिया। कलिंग युद्ध के बाद वही 6ठे शिलालेख में आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई। आत्मा को नियंत्रण करने यानी आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने की बात की गई है। मौर्य वंश लगभग 137 वर्षों तक शासन किया है। कुषाण वंश का संस्थापक कजुल कटफिसस नामक व्यक्ति था। कुषाण वंश का प्रतापी राजा का नाम कनिष्क हुआ करता था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर और दूसरा राजधानी था मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। चरक नामक आयुर्वेद के विद्वान कनिष्क के शासनकाल में रहा करते थे। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष जिनका संबंध कनिष्क के दरबार से था। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मूर्ति बनाने की कला थी गंधार शैली और मथुरा शैली। प्रसिद्ध रेशम मार्ग, चीन में रेशम का उत्पादन होता था और चीन से भारत में रेशम लाने का श्रेय कनिष्क को जाता है, यानी कि रेशम मार्ग की शुरुआत कनिष्क के द्वारा शुरू किया। कुषाण वंश के समय में ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ, यानी भगवान बुद्ध का जो खड़ा हुआ प्रतिमा है उस प्रतिमा का निर्माण कुषाण के शासनकाल से ही हुआ।
कुषाण काल को सर्वाधिक विकास वास्तुकला में हुआ था। अलग अलग आर्किटेक्चर में कुषाण काल का विकास हुआ है। कुषाण काल जब आया था पूरी तरीके से गंधार शैली का विकास हुआ। गंधार शैली को भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण माना जाता है, जो बिहार दरोगा पूछा है। गंधार शैली भारतीय शैली और यूनानी कला का मिश्रण है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। गुप्त संवत का शुरुआत चंद्रगुप्त को किया था 319 ईस्वी पूर्व में, 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण की। भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान नामक व्यक्ति आया था। फाहियान चीन से आया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इनके दरबार में कालिदास, धनवंतरी, बारहमिहिर जैसे विद्वान रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी का नाम था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में गुजरात में स्थित है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त नामक व्यक्ति कराया था। अंतिम गुप्त वंश का राजा कौन था? विष्णुगुप्त नामक व्यक्ति हुआ करता था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हुआ करते थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम व्यक्ति थे। महाबलीपुरम के एकास्म रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबलीपुरम के एकास्म रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। इसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर कहाँ पे है? कांची में। कांची कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी और वातापी कोंडा की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम धारण किया था। महाबलीपुरम के एकास्म रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था और कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल वंश का संबंध दक्षिण भारत से है। इस वंश की राजधानी यानी चोल वंश की राजधानी कहाँ पे? तंजौर थी। चोल वंश का शासक राजराज प्रथम, जो पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चोल वंश का राजा का नाम था राजराज प्रथम, जिन्होंने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका को विजय प्राप्त किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगेड चोलपुरम की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने गंगेड चोलपुरम की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन यानी कि जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था आज हमारे पास है, तो पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत चोल प्रशासन ने चोल साम्राज्य से ही शुरू किया गया। प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति का संबंध चोल साम्राज्य से। नटराज की मूर्ति में 4 गो हाथ है। पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, लगेगा कि 6 गो हाथ है, लेकिन नटराज की मूर्ति में 4 गो हाथ है, इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन व्यक्ति था? दंतिदुर्ग था। इस वंश की राजधानी थी मान्यखेट। इस वंश का प्रमुख राजा कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख राजा का नाम क्या था? कृष्ण द्वितीय, कृष्ण प्रथम और अमोघ वर्ष। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। एलोरा का संबंध तीन धर्म से, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। अजंता के गुफा भी महाराष्ट्र में है। एलोरा का गुफा भी महाराष्ट्र में है। अजंता का गुफा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन एलोरा का गुफा का संबंध बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों से है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। इस वंश का शासक ध्रुव था। कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश प्रतिहार वंश के साथ पूरी तरह से युद्ध हुआ था। कन्नौज, पाल और प्रतिहार वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक, कन्नड़ कर्नाटक का राजभाषा है। कर्नाटक का भाषा कन्नड़ और कन्नड़ कर्नाटक के पास भी है। कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग के रचनाकार अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया था। पाल वंश का संबंध पश्चिम से है, पश्चिम बंगाल से है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया। देवपाल ने जावा का मतलब इंडोनेशिया,
देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार निर्माण करने के लिए 5 गांव दान दिए। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार यानी कि बौद्ध धर्म के रहने वाले भिक्षु को बौद्ध विहार कहा जाता है, 5 गो गाँव दान में दिए थे। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव थे, और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। लक्ष्मण सेन का संबंध सेन वंश से है, सेन वंश का संबंध पश्चिम बंगाल से है। सेन वंश की राजधानी नादिया थी, नादिया पश्चिम बंगाल में स्थित थे। लोहार वंश का जो शासक था, पूरी तरह का शासन था, वो जम्मू कश्मीर में था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी की रचनाकार कलहन के द्वारा किया गया था, और राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। गोरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, गोरी और जयचंद के बीच में होता है। मोहम्मद गोरी पूरी तरह से विजय होता है और जयचंद पराजित होता है। अभिलेख से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख है उड़ीसा में, जिसका संबंध कलिंग नरेश खारबेल से। कलिंग उड़ीसा का ही नाम है, इस बात को याद रखिएगा। कलिंग युद्ध उड़ीसा अशोक के द्वारा किया गया था। हाथी गुम्फा का संबंध उड़ीसा से कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रादामन से, जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। एओल अभिलेख का संबंध पुलिकेशन द्वितीय से, एओल अभिलेख का संबंध नासिक से, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। मंसदौर अभिलेख का संबंध नरेश यशोवर्मन से, नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बल्लभश्री से, और भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से। केवल नाम से जोड़ के क्वेश्चन पूछता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादामन, एओल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय, मंसदौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन, नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभश्री, और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन नामक व्यक्ति था। मोहम्मद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। मोहम्मद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी उत्बी रहा करते थे। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उत्बी नामक व्यक्ति रहते थे। गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और अंतिम आक्रमण 1027 में किया था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे किया था 1025 में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? पश्चिम में स्थित है, गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। मोहम्मद गोरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया था। इस समय वहां का राजा भीम द्वितीय नामक व्यक्ति हुआ करता था। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पंचविश और गोपथ। पंचविश और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ। अलग अलग दिशा में अलग अलग राजा का नाम अलग अलग प्रकार से था। पूरब वाले शब्द को ना, पूरब में जो था उसको सम्राट कहा जाता है, पश्चिम वाले को स्वराट कहा जाता है, उत्तर वाले को विराट कहा जाता है, और मध्य वाले को राजा कहा जाता है, और दक्षिण वाले को भोज कहा जाता है। याद कैसे रखिएगा। जापान पूर्व में स्थित देश है और जापान में अभी भी सम्राट का शासन है, राजा का शासन है, तो पूरब वाले को सम्राट कहिए। स्वराट नामक जो जगह है ना, गुजरात में स्थित है। स्वराष्ट्र जगह कहाँ पे है? पश्चिम में, तब पश्चिम के राजा को स्वराष्ट्र कहा गया। विराट कोहली उत्तर का है, यानी कि दिल्ली में ही विराट कोहली का गढ़ है, तो दिल्ली में अपने उत्तर में पूरी तरीक़ा से दिल्ली है, उत्तर वाले को विराट कहेंगे। बीच में जो बैठेगा उसको क्या बोलेंगे? राजा बोलेंगे। यानी कि हम गोल बना के बैठ गए और बीचवा में को राजा को बैठा दिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा गोला है, इस गोला में बीच वाले को बोलेंगे राजा है, और सबको देखते रहो। उत्तर वाले को क्या बोलेंगे? विराट बोलेंगे। पश्चिम वाले को स्वराट बोलेंगे। पूरब वाले को क्या बोलेंगे? सम्राट। और दक्षिण वाले को भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, दक्षिण के राजा के बारे में चर्चा होता है। याद रखिएगा कि दक्षिण वाले को भोज कहेंगे और मध्य वाले को राजा कहेंगे, उत्तर वाले को विराट कहेंगे और पूरब वाले को सम्राट कहेंगे और पश्चिम वाले को राजा कहेंगे। यानी अलग अलग दिशा के राजा का नाम अलग अलग प्रकार से था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट है। उपनिषद की संख्या 108,
पुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 और वेद की संख्या 4। जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 24 गो तीर्थंकर थे, अलग अलग लोगों का प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव प्रथम थे, उनका चित्र है सांड। अजीत नाथ नामक व्यक्ति थे जिनका द्वितीय नंबर के थे हाथी। संभवनाथ के तृतीय घोड़ा, घोड़ा से कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है। याद रखिएगा कि ऋषभ देव के लिए सांड याद रखेंगे। अजीत नाथ का संबंध हाथी से है, हाथी से कोई भी चीज़ हम लोग जीत सकते हैं यानी कि अजीत सकते हैं। संभव के लिए घोड़ा, घुड़दौड़ में कोई भी जीत हम लोग संभव कर सकते हैं, तो घोड़ा के लिए संभवनाथ को याद रखिएगा। संपास्व यानी सप्तम हुआ करते थे, स्वास्तिक चिन्ह था। हिरण शांति का प्रतीक है, तो शांति जो शांतिनाथ जो थे इनका संबंध हिरण से है। अमरनाथ अरनाथ 18वें थे, इनका संबंध मीन से है। नमी जो 21वें गुरु हुआ करते थे जिनका नाम नीलकमल है। और अरिष्टनेमी 22वें थे जिनका शंख है। पार्श्वनाथ 23वें गुरु थे, सांप था। पार्श्वनाथ का तो कहानी आपको पता है। 23वें गुरु का नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पारसनाथ पहाड़ी पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है और पहाड़ से संबंधित सांप को याद रखिएगा। महावीर 24वें गुरु थे, 24वें तीर्थंकर थे जिनका सिंह हुआ करता था। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया, यानी अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के रिलेशनशिप के व्यक्ति हुआ करते थे। भगवान बुद्ध का कहानी आपको बताए थे कि सार कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान की प्राप्त कराई और मृत्यु तो स्तूप का लाई। भगवान बुद्ध के जीवन का अलग अलग प्रतीक। जन्म का मतलब सार कमल, घर से लेकर घोड़ा भागा, गृह त्याग घोड़ा, पीपल ज्ञान की प्राप्त कराई यानी ज्ञान प्राप्त पीपल यानी बोधि वृक्ष, और मृत्यु तो स्तूप का लाई। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो जन्म के लिए सार और कमल को याद रखिएगा, घर त्यागने के लिए घोड़ा को याद रखिएगा। जिस घोड़ा से निकले थे उस घोड़ा का नाम था कंथक। ज्ञान के लिए पीपल का वृक्ष था। प्रथम उपदेश का चक्र को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। निर्वाण के लिए पद चिन्ह यानी कि पद चिन्ह, और मृत्यु के लिए स्तूप शब्द से संबोधित किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। प्राचीन भारत का लगभग इम्पोर्टेंट फैक्ट हम चर्चा कर दिए हैं। इसके बाहर प्राचीन भारत का मेरे समझ से क्वेश्चन नहीं आएगा। 4-5 प्राचीन भारत का वीडियो आपके लिए बनाए हैं, वो वीडियो पूरी तरीके से देख लीजिए। कंप्लीट से प्राचीन भारत अब खत्म हो जाएगा। कल हम वीडियो में शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत कंप्लीट रूप से खत्म हुआ। कुछ मध्यकालीन भारत का जो फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट हम चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन वर्तमान में कम पूछा जा रहा है। कल आधुनिक भारत की शुरुआत होगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।